वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक हम जहाँ थे वहीं से कंटिन्यू मैं करता हूँ। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सेल में आपने देखा था सेल की जो स्ट्रक्चर थी उसमें बेसिकली क्या क्या थे। आपके कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे, इनको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट था, ये जो सॉल्यूशन आप इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस डी रही होगी और कुछ ना कुछ इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा। तो आपका जनरल रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो यहाँ भी मटेरियल की लेंथ का मतलब सेल कितना लंबा है, जितना उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच की क्या है, सेपरेशन। तो फर्स्ट फैक्टर है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच की सेपरेशन पे डिपेंड करता है। इसको डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डी से। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो सेल्स जितने ज़्यादा दूर होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के, जो सेल के इलेक्ट्रोड्स जो जितनी दूर होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। क्लोज होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो जो आपका सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सेकेंड जो फैक्टर है आपका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ये भी आपको पता है कि मटेरियल का रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कितनी थिक है आपकी इलेक्ट्रोड्स, कितना एरिया उनका, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया के क्या होता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर टी। इलेक्ट्रोड सेल के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो कंडक्टर की तरह नहीं है, यहाँ पे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज। नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। वो क्या मटेरियल आपने ले रखा ना, हर मटेरियल के अलग। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट की कितनी अमाउंट है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो कंसंट्रेशन को अगर मैं सी से दिखा रहा हूँ तो एक तरीके से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्ट। तो ये 5 फैक्टर हैं, इनके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आसान सा टॉपिक था, हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए जो हमारा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे इस वीडियो में। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बेसिकली आपका सेल है। तो सेल क्या था, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे जिसका ईएमएफ ई होता था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जिसकी वजह से जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल सेल हो गया है। ई और आर सीरीज में लगा दिया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वी हो गई है। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई है, वी। और ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको ये सेल सप्लाई कर रहा है। तो आई करंट सप्लाई कर रहा है, तो आई करंट इससे विड्रॉ हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी वी। तो वी क्या होगी, आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एज वी नो, देखिए आपको पता है ये V क्या है, E माइनस आई आर। तो V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बची, EMF जो था उसमें से माइनस ड्रॉप हो गया सेल के क्रॉस, IR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल। तो आपको R निकालना है, स्मॉल r की डेरिवेशन इसको एक साइड कर लीजिए, इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो ये आई आर इधर आ गया पॉजिटिव, वी उधर गया तो नेगेटिव। तो आई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, वी बाई आर। फर्स्ट इक्वेशन से आई की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, वी बाई आर। ठीक है, इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। तो इसको मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने लगा दी, तो ये ऊपर जाके आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से स्मॉल आर क्या आ गया, ई माइनस वी। तो v तो डिवाइड में आ गया और r किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, e बाई वी, v बाई वी क्या होगा, 1 इंटू आर। तो
आर क्या हो गया, ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर के टाइम पे ये काम आएगी डेरिवेशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ई एम एफ बाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए। फिर से सेल था, हमने पहले ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर। फिर हमने यहाँ पर सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम सीखते हैं, किरचॉफ्स लॉ सीखेंगे इस वीडियो के बाद। जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल से 1-2 टॉपिक के बाद वो किरचॉफ्स लॉज ही हैं, वो सीखेंगे, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी यही कहती है कि वोल्टेज क्या होगी, नेट वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज कितनी थी E, उसमें से कितनी ड्रॉप होगी, IR ड्रॉप हो गई यहाँ पर, तो V क्या, E माइनस IR। तो यहाँ से आपने I की वैल्यू क्या रख दी, V बाई आर। तो ये वेरिएबल सेपरेशन कर लिया, I को V बाई आर रख दिया, एंड यू गोट R। कुछ और फैक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो। नोट, कुछ नोट हैं सेल के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नोट्स अबाउट सेल, तो फर्स्ट नोट तो ये है कि फॉर आइडियल सेल R इज 0। आइडियल सेल के केस में R क्या होगा, 0। और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के। तो कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ सेल के इक्वल कब होती है, तो ये R0 नहीं लिख के आना ना, वो तो प्रैक्टिकल केस में ही बताना है। जब I 0 तब भी तो हो सकता है। अब देखिए V क्या था, E माइनस IR ना, तो अगर I 0 है तो V किसके इक्वल होगा, E के। तो हम ये वाली बात लिख के आएंगे, इफ़ नो करंट, तो यहाँ बेसिकली यही बताना चाह रहे थे हम। फॉर आइडियल सेल R क्या होता है, 0। इफ़ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ ना हो, यानी कि I क्या हो, 0, दैट इज I इज 0, देन तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आपका जो EMF है और V है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR था, तो इसका मतलब V किसके इक्वल हो जाएगा, E के, क्योंकि I क्या रख दिया आपने, 0। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट आप इसको लिख सकते हैं कि आप कंडीशन बताइए जब V E के इक्वल होगा, तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड, सेल से 2 तरीके से करंट हो सकता है, सेल को करंट सप्लाई हो रहा हो सकता है सेल से करंट ड्रॉ हो रहा हो, यानी कि सेल चार्जिंग भी हो सकता है, डिस्चार्जिंग भी। तो जो आपने फार्मूला सीखा वो डिस्चार्जिंग के लिए, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो जो भी सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो मान लेते हैं यहाँ एक सेल है, इसका E EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने अलग से ना दिखा के यहाँ कोमा लगा दिया, एक ही बात होती है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को करंट सप्लाई कर रहा है, तो आपका सेल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इससे सप्लाई जा रही है। तो थोड़ी यहाँ पे जो V की जो इक्वेशन बनेगी, यहाँ V बोल सकते हो आप, या यहाँ पे V बोल सकते हो, तो वो V क्या होती है, E माइनस IR, जो आपने सीखा है, तो यही होती है। तो जब ये एक सेल से बाहर करंट जा रहा हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आपका V क्या होगा, E माइनस IR। बट उल्टा भी हो सकता है, मान लेते 2 सेल लगा, एक ज़्यादा वोल्टेज का एक कम का, तो हाइयर टू लोअर क्या होगी, चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो वो क्या होने लग जाएगा, चार्ज। तो ये 4th नोट हमारा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल, एक सेल की चार्जिंग के दौरान। तो मान लेते हैं ये आपका एक सेल है, ठीक है, इसी में EMF E था, इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो ये आपका करंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो करंट इसके अंदर आएगा। तो हो सकता है कोई और बड़ा सेल लगाओ जिसकी वोल्टेज इससे क्या हो, ज़्यादा। तो यहाँ ये जो वोल्टेज है V, ये इससे क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसको V क्यों, V डैश मान लीजिए। तो यहाँ पर जो V होगा, तो इस बार V क्या होगा, E प्लस IR, क्यों, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो करंट माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो, प्लस से बाहर एरो है, तो इसका मतलब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, और प्लस की तरफ है तो सेल क्या हो रहा है, चार्ज। तो इस वाले सेल के लिए तो ये आएगा, हालांकि ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, इसके लिए क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ V डैश लिखना हो और ये E डैश EMF हो, तो ये वाला क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, तो V डैश क्या हो जाता है, E डैश माइनस I R डैश, इसके पोटेंशियल डिफरेंस R डैश मान लो। तो जो सेल चार्ज हो रहा होगा उसके लिए प्लस आएगा, डिस्चार्ज के लिए माइनस आएगा। ये क्वेश्चन ये पूछता है क्या V E से ग्रेटर हो सकता है, तो आपको यस नहीं लिखना है, क्योंकि हम चार्जिंग ऑफ सेल नहीं मानते, हम जनरली डिस्चार्जिंग ऑफ सेल ही मानते हैं।
तो आपको ये नहीं लिखना नो V इज नॉट कैन नॉट बी ग्रेटर देन E बिकॉज सम वोल्टेज विल ऑलवेज व्हेन करंट विल फ्लो व्हेन वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इफ नो करंट फ्लो देन V विल बी इक्वल टू E, तो उससे ग्रेटर नहीं होगा। हालांकि एक दो न्यूमेरिकल है जिनमें ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सारे नोट्स आप बना लें, ये आपके काम आएंगे। एक करंट के लिए फार्मूला और लिख लें, एक नोट और लिख लें, नोट नंबर 5, करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सिंपल केस में टोटल ईएमएफ क्या हो गया? E। टोटल रेजिस्टेंस R और R क्या है सीरीज में, तो R प्लस R, ये भी एक फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक और फार्मूला काम आ सकता है, व्हेन मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मैक्सिमम करंट क्या होगा? I max। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो देखिए ईएमएफ तो फिक्स है उसका, तो ये मिनिमम होना चाहिए, या तो ये जीरो या जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो यानी कि शॉर्टेड हो। यहाँ पे आपका सेल तो है, तो सेल होगा तो प्रैक्टिकली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा होगा, सेल का इलेक्ट्रोड से बना हुआ है, पर बाहर शॉर्ट कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। तो ये 2020 के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा? E बाई स्मॉल r व्हेन R इज 0। तो ये भी एक दो न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।